हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द मिस्टीरियस सेवन वॉयजेस ऑफ सिंदबाद। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द सेवन मिस्टीरियस वॉयजेस ऑफ सिंदबाद। जैसे कि फ्रेंड्स हर कोई व्यक्ति इंडिया या अब्रॉड में सिंदबाद के बारे में जानता ही है और सिंदबाद की रहस्यमय यात्राएं जो उसने अपने पूरे जीवन भर करी। यह कहानी उन्हीं रहस्यमय यात्राओं का एक संक्षिप्त विवरण है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सिंदबाद की प्रथम यात्रा यानी कि सिंदबाद की फर्स्ट वॉयज। अब सिंदबाद के पास जो भी दौलत थी वह कम हो चुकी थी। ये दौलत उसे अपने पिता से मिली थी। अब सिंदबाद सोचता है क्यों ना मैं फिर से एक और यात्रा करूं, व्यापार करूं और दौलत कमाऊं। वह फिर से समुद्री यात्रा पर निकलता है। वह एक लंबी यात्रा के लिए अपने सह नाविकों को तैयार करता है यानी कि अपने क्रू को, और कुछ ही समय में वहाँ से निकल पड़ता है यानी कि बगदाद से। वह एक टापू पर रुकता है और वहाँ पर पेड़ के फल तोड़कर खाता है, पर वह उस टापू पर अचानक अपने आप को गिरता हुआ पाता है क्योंकि उस टापू पर एक भूकंप आने लगता है। कुछ देर में सिंदबाद को यह पता चलता है कि वह कोई टापू नहीं पर एक व्हेल मछली की पीठ है जिस पर घास पेड़ पौधे उगे हैं। ये पेड़ पौधे तब से उसकी पीठ पर थे जब से वह काफ़ी छोटी थी। फिर वह व्हेल पूरी तरह से पलट जाती है। सिंदबाद और उसके कुछ साथी समुद्र में गिर जाते हैं, पर सिंदबाद वहाँ से बच जाता है। पर जब वह देखता है तो उसके साथी डर के मारे जहाज को लेकर भाग जाते हैं और सिंदबाद उसी भयानक समुद्र में फंसा रह जाता है। पर कहीं से भगवान उसके लिए एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा भेजते हैं जिससे उसकी जान बच जाती है। सिंदबाद फिर वहाँ से समुद्र के एक तट पर पहुँचता है। तट पर कुछ देर आराम करने के बाद उसे अपने सामने एक घना जंगल दिखाई देता है। अब यह एक असली टापू का बेहद खतरनाक और घना जंगल था, पर उसे वहाँ एक राज्य भी दिखाई देता है जो बेहद आकर्षक और खूबसूरत होता है। वहाँ का शासक सिंदबाद से बात करता है और उसे अपनी समस्या बताता है। वो कहता है कि उसके घोड़ों को एक समुद्री घोड़े ने बेहद परेशान किया है जो जादुई है, और वह मध्य रात्रि में हमारे अस्तबल के घोड़ों पर हमला करता है। सिंदबाद उस शासक को आश्वासन देता है कि वह उस शासक को इस जादुई घोड़े से आज़ाद करेगा जो रात को समुद्र से निकलकर उन पर हमला करता है यानी कि उनके घोड़ों पर। सिंदबाद अपनी सूझबूझ और तरकीब से उस जादुई घोड़े को हमेशा के लिए वहाँ से भगाने में कामयाब होता है। वह शासक उसकी इस मदद से बेहद खुश होता है और सिंदबाद को अपना मंत्री नियुक्त कर देता है। एक दिन उसी टापू पर जब सिंदबाद, वो शासक और उसके कुछ मंत्री तट के पास घूम रहे थे, तभी सिंदबाद को अपना वही जहाज उस टापू के तट पर आता दिखाई देता है और उससे अपना वह सामान जो उसने कभी व्यापार से कमाया था वो सारा सामान राजा को उसके अच्छे व्यवहार के लिए देता है। राजा बदले में सिंदबाद को भी बेहद महंगे और बेशकीमती उपहार देता है। अब सिंदबाद सबको अलविदा कहकर उस टापू से चल पड़ता है। वह उस शासक के दिए हुए उपहार को किसी और बंदरगाह पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है और वापस बगदाद लौट आता है। वह बगदाद पहुंचकर अपने लिए एक आलीशान मकान बनवाता है और अपने पास अच्छे समझदार सलाहकार और नौकर रखता है। वह बगदाद में एक आसान, शाही और दौलतमंद जिंदगी जीने लगता है। इस तरह से उसकी पहली यात्रा का अंत होता है। अब शुरू होती है सिंदबाद की दूसरी यात्रा। अब सिंदबाद इस ऐशो आराम की ज़िंदगी से ऊब गया था और उसने फिर से समुद्र में यात्रा करने के बारे में सोचा और अपनी दूसरी यात्रा पर चल पड़ा। अब फिर से सिंदबाद की एक और रोचक यात्रा शुरू हो गई थी। वह अब नए देश और नए नए टापू देखने के लिए बेहद उत्सुक था। फिर से एक भयानक वाक़या समुद्र में उसके साथ घटित होता है। अब फिर से उसके साथी उसे अकेला छोड़ देते हैं। उसे एक टापू पर एक बड़े भयानक पंछी का अंडा मिलता है। एक बड़ा गरुड़ किसी बड़े अफ्रीकी हाथी से भी बहुत बड़ा, 10 गुना बड़ा। फिर वह अपने सर पर पहनी हुई पगड़ी को उतारकर उस बड़े पंछी के पंजों से अच्छी तरह सुरक्षित तरीके से बांध देता है। फिर ये बड़ा पंछी एक ऊंची उड़ान भरता है और बहुत ऊंचा ऊंचा उड़कर आकाश में वह सिंदबाद को एक घाटी तक पहुंचाता है जिसे सर्प की घाटी कहा जाता था। यहाँ पर बेहद विशालकाय और डरा देने वाले सर्प रहा करते थे। ये सर्प इतने डरावने और विशालकाय थे कि एक हाथी तक को बिना किसी परेशानी के निगल जाएं। पर इस घाटी की धरती बेशकीमती हीरो से जड़ी हुई थी। ऐसा लगता था मानो हीरो का एक बड़ा कालीन बिछा हो। पर बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर आते थे हीरो की तलाश में,
वह अपने पास मांस के बड़े बड़े टुकड़े लाते और उसे उस हीरो की घाटी में फेंकते। फिर वह बड़ा पक्षी उड़कर आता और उन मांस के टुकड़ों को अपने बच्चों के लिए जो घोंसले में होते लेकर चला जाता, और उन बड़े बड़े मांस के टुकड़ों पर जो बेशकीमती हीरे चिपके होते थे वो वह व्यापारी मौका देखकर, जब वह पक्षी अपने घोंसले में नहीं होता था, उसके बच्चों को इधर उधर करके वह हीरे वहाँ से उठा लेते थे। क्योंकि अगर वह व्यापारी सर्प घाटी में किसी भी तरह जाते उन हीरो को निकालने के लिए या उन हीरो को वहाँ से उठाने की कोशिश करते तो वह वहीं मारे जाते। अब सिंदबाद यहाँ पर एक चतुर चाल खेलता है। वह किसी तरह सर्प घाटी से हीरे बटोरने में कामयाब होता है। वह अपनी पीठ पर फिर एक बड़े मांस का टुकड़ा बांध लेता है और साथ में एक हीरो से भरी बड़ी गठरी। वह कार्य अपनी जान पर खेल कर करता है। फिर सिंदबाद को मांस का टुकड़ा समझकर वह पक्षी अपने घोंसले में पंजों में दबा कर ले जाता है और वहाँ पर छोड़ता है अपने घोंसले में। और फिर वहाँ पर कुछ भले दिल के व्यापारी होते हैं जो उसे यानी सिंदबाद को वहाँ से छुड़ाते हैं, और वह भी यानी सिंदबाद अब बेशकीमती हीरो के साथ बगदाद पहुँचता है और फिर से और भी ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन जाता है। अब शुरू होती है सिंदबाद की तीसरी यात्रा। अब पहले की तरह सिंदबाद फिर से बगदाद से एक नई यात्रा पर निकलता है। इस बार फिर उसकी किस्मत ख़राब होती है और वह और उसके सारे साथी फिर से एक वीरान टापू पर फंस जाते हैं। वे वहाँ पर हर तरफ खाने और पानी की तलाश करने लगते हैं। फिर सिंदबाद उन्हें कहता है, क्यों ना हम एक ऐसी जगह तलाश करें जो इस टापू के जंगली जानवरों और अनजान खतरों से हमारी रक्षा करें। फिर वह सब लोग कोई सुरक्षित जगह ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो रही थी, फिर रात हो गई। उन्हें बड़ी मुश्किल से एक गुफा मिलती है। वह सब लोग उसमें तुरंत चले जाते हैं, पर कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक भयानक दानव आता है। वह काफ़ी विशाल और भीमकाय था, करीब 30 से 40 फीट लंबा, मगर उसके शरीर का रंग पूरी तरह से काला था और बड़े बड़े भयानक नुकीले दांत और होठ बड़े बड़े, इतने बड़े एक ऊँट की तरह से जो उसकी गर्दन तक लटके हुए थे, और कान इतने बड़े और लंबे कि उसके कंधों तक आ रहे थे, और उसके हाथ के नाखून शेर के पंजों की तरह थे। इन सब लोगों को देखते ही उस दानव ने इन सब लोगों में से कुछ लोगों को खाना शुरू कर दिया। सबसे पहला नंबर था कैप्टन राइस का, जिसको उस दानव ने खाया। मगर एक बात थी, उस दानव की एक ही बड़ी आँख थी। वह एक एक करके सिंदबाद के सारे क्रू को खा रहा था। तभी सिंदबाद के दिमाग में एक प्लान आया। उसने सोचा, क्यों ना इस दानव की आँख पर वार किया जाए और इसे अंधा कर दिया जाए। वह दानव सिंदबाद के क्रू को जलती हुई लाल सलाखों पर डाल डाल कर खा रहा था। सिंदबाद ने उनमें से एक सलाख को जैसे तैसे उठाया और उस दानव की आंख पर वार कर दिया। इससे वह दानव लगभग अंधा हो गया और गिर पड़ा। और फिर सिंदबाद अपने बाकी बचे साथियों को वहाँ से लेकर निकल पड़ा। उसके और उसके क्रू का सामना एक बहुत बड़े अजगर से हुआ बीच रास्ते में, जब वह बगदाद लौट रहा था। उन्होंने उसे भी मार डाला और वहाँ रखे ख़जाने को ले लिया जहाँ पर वो अजगर था, और फिर अपने देश बगदाद वापस लौट आए, पहले से भी अमीर और धनवान बनकर। अब शुरू होती है सिंदबाद की चौथी यात्रा। इस बार बहुत सालों तक विलासिता का जीवन व्यतीत करने के बाद सिंदबाद फिर से एक समुद्री यात्रा पर निकल पड़ता है। फिर से बहुत महीनों तक यात्रा करने के बाद वो एक तूफान में फंस जाता है और एक सुनसान वीरान द्वीप पर पहुंचता है। बहुत देर फिर से भटकने के बाद वह वहाँ पर रहने वाले आदमखोरों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। साथ में वे आदमखोर उसके साथियों को भी पकड़ लेते हैं और उन सबको एक तरह की जड़ी बूटी खाने को देते हैं, जिससे कि उन्हें नशा हो जाता है। इसी नशे के प्रभाव में वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, यानी कि सिंदबाद का क्रू ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने लगता है। उन आदमखोरों ने सिंदबाद के साथियों को ये जड़ी बूटी इसलिए खिलाई थी ताकि जल्दी जल्दी वह अपना वज़न बढ़ाएं और मोटे होकर उनके लिए खाना बन सकें, यानी कि आदमखोर उन्हें मार कर खा सकें। बुद्धिजीवियों ने यह जड़ी बूटी के बारे में बताया है कि वो शायद भांग है। फिर वे आदमखोर ये भांग सिंदबाद को भी खिलाना चाहते हैं, पर वह पूरी तरह से भांग खाने के लिए इनकार करता है और रात में मौका देखकर वहाँ से भाग निकलता है। और फिर उसे तट के पास एक नाव में कुछ किसान मिलते हैं जो तुरंत ही उसे अपने द्वीप पर ले जाते हैं और उसकी जान इन आदमखोरों से बच जाती है। वहाँ पर पहुँचकर वहाँ उस टापू का शासक
उसे अपना दोस्त बना लेता है, यानी कि सिंदबाद को अपना दोस्त बनाता है और अपने द्वीप की सबसे सुंदर और अमीर लड़की से उसकी शादी करवा देता है। पर सिंदबाद वहाँ की एक रीति से बिल्कुल अनजान था, जो ये थी कि अगर किसी पति की पत्नी मर जाए या पत्नी का पति, तो उस सूरत में जिंदा रहने वाले व्यक्ति को अपने मरे हुए साथी के साथ ही एक गुंबद में दफन कर दिया जाता था, मगर थोड़ा खाना और बेशकीमती हीरे जवाहरातों के साथ। फिर एक दिन एक अजीब घटना सिंदबाद के साथ घटती है। सिंदबाद की पत्नी का देहांत हो जाता है और सिंदबाद को भी उसी के साथ उस पुराने गुंबद में दफन कर दिया जाता है और सिंदबाद को दिया जाता है एक पानी का जग और 7 रोटियां। फिर ये राशन जब समाप्त हो जाता है तब सिंदबाद वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। फिर उसे एक लोमड़ी मिलती है जो नीचे तहखाने से आती है, यानी बेसमेंट से। वह उसे वहाँ से निकलने का रास्ता बता देती है। पर जब सिंदबाद को यह रास्ता पता लग जाता है तो उसे सुनाई देता है कि वहाँ और भी किसी का मृत शरीर और उसकी जीवित पत्नी को लाया जा रहा है। वह छुपा रहता है और सब लोगों के चले जाने के बाद उस मृत व्यक्ति की पत्नी से मिलता है और उससे थोड़ा खाना और सारे बेशकीमती हीरे जवाहरात ले लेता है और उस मृत व्यक्ति की पत्नी को जाने का रास्ता बता देता है, यानी कि वहाँ से निकलने का। ऐसे ही वे बहुत सारे दंपतियों के साथ करता है और बहुत सारी दौलत बटोर कर उसी रास्ते से निकल भागता है। ये रास्ता सीधे समुद्र की तरफ जाता था। फिर कुछ दिन बाद उसे एक जहाज़ उसी जगह आता दिखाई देता है, जिससे वह फिर बगदाद पहुंचता है, एक और भी ज़्यादा धनवान व्यक्ति बनकर। अब शुरू होती है सिंदबाद की 5वीं यात्रा। सिंदबाद कहता है, अब मैं इस द्वीप से वापस आकर बगदाद आ गया था, पर फिर से मैं भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगा और अपने पास रखी बेशुमार दौलत का आनंद ले रहा था। मैं अपने पुराने सभी सफ़र जो मैंने किए थे, उन सब की हर थकान, परेशानी और जंगों को भूल जाना चाहता था। पर एक दिन फिर से मेरे हृदय में एक आवाज़ आई कि यह भोग विलास में कोई आनंद नहीं है और मनुष्य भोग विलास के लिए एक ही जगह पर बैठा रहता है। मैं फिर से एक और रोमांचक यात्रा पर जाना चाहता था। मैंने फिर से एक बेहतरीन और बहादुर क्रू तैयार किया और एक मजबूत जहाज़ को लेकर फिर से समुद्र में निकल पड़ा। और फिर इस समुद्री यात्रा पर चलते चलते सिंदबाद के क्रू को एक बड़ा अंडा दिखाई देता है। वह क्रू सिंदबाद को अंडा दिखाता है। सिंदबाद अंडे को देखते ही पता लगा लेता है कि अंडा उसी बड़े पक्षी का है। फिर तुरंत सिंदबाद का क्रू उस अंडे की तरफ जाता है और इसी अंडे को देखने की जिज्ञासा में वह सारा क्रू उस अंडे को कई जगह से तोड़ देता है और उसमें से चूजा बाहर आ जाता है। ये सिंदबाद दूर जहाज़ से देख रहा होता है और वह तुरंत अपने क्रू को वापस जहाज़ पर आने के लिए कहता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अब वह बड़ा पक्षी इन लोगों को छोड़ेगा नहीं और इन सब की जान अब खतरे में है। वह सबको जहाज़ पर आने के लिए बार बार बुलाता है, पर यह सब इतनी देर में होता है कि वह दैत्याकार पक्षी देख लेता है और पता नहीं कहाँ से वह बड़े बड़े पत्थर उस बड़े सिंदबाद वाले जहाज़ पर डालकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। फिर से सिंदबाद अब अकेला एक टापू पर पहुंचता है। वहाँ पर एक बूढ़े बंदर के द्वारा वह बंदी बना लिया जाता है। पर यह बूढ़ा बंदर काफ़ी खतरनाक और ताकतवर था, जो इंसानों की भाषा बोलता था। उसने बेहद खतरनाक तरीके से अपनी दोनों टांगों को सिंदबाद के गले में ऐसे डाला हुआ था कि अगर सिंदबाद उसको अपनी पीठ पर से उतारता तो वह बूढ़ा बंदर उसका गला घोट के उसे वहीं मार देता। वह सिंदबाद को डांटता रहता और दिन रात उसकी पीठ की सवारी करता। बुद्धिजीवी इस बूढ़े बंदर को एक तरह का ओरंगुटैन कहते हैं, पर बेहद समझदार और चालाक। पर किसी तरह सिंदबाद उस टापू में इधर उधर घूमकर इस बूढ़े बंदर को बातों में लगाकर उसे कुछ नशीली जड़ी बूटी खिला देता है। वह कुछ ही देर में नशे में होकर सिंदबाद की पीठ से गिर जाता है। उसके गिरते ही सिंदबाद उसे वहीं मार डालता है। फिर कुछ दिनों बाद एक जहाज़ उसे बंदरों के शहर ले जाता है। वहाँ पर सिंदबाद को कोई इंसान नहीं दिखाई देता, सिर्फ वैसे ही बंदर दिखाई देते हैं जैसा कि उसकी पीठ पर था। पर ये बंदर आदमखोर थे, पर बेहद बहादुरी दिखाते हुए वह वहाँ पर इन आदमखोर बंदरों से उनका ख़जाना लूटने और वहाँ से चुपचाप निकल जाने में कामयाब होता है और फिर से बगदाद पहुँचता है। अब शुरू होती है सिंदबाद की छठी यात्रा। अब फिर से वही हुआ। अब सिंदबाद अपनी पुरानी विलासिता की जीवन शैली से परेशान होकर बगदाद से फिर एक जहाज़ लेकर चल पड़ता है। सिंदबाद का जहाज़ फिर से एक तूफान में फंसता है और बड़े बड़े ऊंचे पथरीले पहाड़ों से जा टकराता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है।
वे अब एक ऐसे अकेले सुनसान वीराने में थे, यानी सिंदबाद और उसका पूरा क्रू, कि वहाँ पर खाना और पानी था ही नहीं। सिंदबाद का सारा क्रू अब भूख प्यास से मृत्यु को प्राप्त होता है। बस सिंदबाद ही अकेला बचता है। वह अपनी बची खुची शक्ति से एक लकड़ी के लट्ठे की नाव तैयार करता है और वहीं उन पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़े झरने के पास ही एक धारा से अपनी नाव को चलाता हुआ निकल जाता है। पर इन्हीं पथरीले पहाड़ों के बीच जब वह अपनी नाव चला रहा होता है तो वो ये भी देखता है कि इन पथरीले पहाड़ों पर बेशकीमती पत्थर जड़े हैं। यह देखते देखते भूख और थकान से उसे नींद आ जाती है और वो इसी नाव या लकड़ी की राफ्ट पर तैरते तैरते एक नगर में पहुंच जाता है। ये नगर, ये देश कोई नहीं बल्कि श्रीलंका था। सिंदबाद कहता है, हीरे इस जगह की नदी में हैं और मोती पूरी घाटी में हैं। फिर सिंदबाद वहीं के शासक से मिलता है और उसे बताता है कि वह बगदाद का एक व्यापारी है जिसका जहाज़ तूफान में फंसकर नष्ट हो गया और उसका पूरा क्रू मारा गया। यह सुनकर श्रीलंका का शासक, जो काफ़ी दयालु प्रवृत्ति का था, उसे सांत्वना देता है और उसको वहाँ कुछ दिन रहने के लिए कहता है। सिंदबाद को वह कहता है कि वह आराम से यहाँ पर रह सकता है। सिंदबाद वहाँ पर रहता है और अपनी सेहत अच्छी करता है। अब श्रीलंका का शासक उसे वहाँ उपहार में हीरे और मोती देता है और इसके बदले सिंदबाद अपने पास रखे बगदाद के कुछ अमूल्य रत्न शासक को देता है। शासक खुश होकर सिंदबाद को कुछ और उपहार देता है और एक ऐसा प्याला देता है जो पूरी तरह से हीरो से बना था और एक ऐसा बिस्तर जो पूरी तरह से एक बड़े अजगर की खाल से बना था जिसने एक समूचे हाथी को खाने के लिए निगल लिया था। सिंदबाद को इन सभी उपहारों के साथ बगदाद विदा कर दिया जाता है। अब बगदाद पहुंचकर सिंदबाद अपने भयानक सफ़र की सारी कहानी वहां के बादशाह को सुनाता है तो वह अचंभित होता है कि इस दुनिया में श्रीलंका जैसी भी कोई जगह मौजूद है। इस तरह से सिंदबाद की छठी यात्रा का भी अंत हो जाता है। अब शुरू होती है सिंदबाद की 7वीं यात्रा। अब सिंदबाद ने सारी श्रीलंका की जानकारी जब बगदाद के बादशाह को दी तो वह बेहद अचंभित था, पर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने सिंदबाद को वहाँ फिर से जाने के लिए बाध्य किया। पर सिंदबाद अपनी सारी यात्राएं पूरी कर चुका था। उसने बादशाह को इनकार किया और यह भी बताया कि इन यात्राओं के दौरान उसने किन किन खतरों का सामना किया और कैसे कैसे उसकी जान जाते जाते बची। पर बादशाह उसे कहता है, मेरे प्यारे सिंदबाद, सिर्फ मेरे लिए तुम ये एक आखिरी यात्रा कर लो। बादशाह के आग्रह पर सिंदबाद राज़ी हो जाता है, पर बादशाह पूरी तरह से एक मजबूत जहाज़ और शक्तिशाली भरोसेमंद क्रू सिंदबाद के साथ श्रीलंका के लिए रवाना करता है। अब सिंदबाद एक निजी नहीं बल्कि एक सरकारी यात्रा पर था। अब जैसे ही सिंदबाद श्रीलंका के शासक के पास पहुंचता है, श्रीलंका का शासक बेहद खुश होता है और बड़े उत्साह से सिंदबाद का स्वागत करता है। सिंदबाद श्रीलंका के शासक को बगदाद के बादशाह द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहार पेश करता है। ये उपहार पाकर श्रीलंका का शासक बेहद खुश होता है। इसके बदले वह सिंदबाद को और बगदाद के बादशाह के लिए बेशकीमती उपहार देता है। फिर जब सिंदबाद वापस बगदाद लौट रहा था तो फिर से एक तूफान आता है और उसका जहाज़ नष्ट होता है। वो एक लकड़ी के मजबूत फट्टे पर एक शहर में पहुंचता है जहां पर उसे बंदी बना लिया जाता है। उसका एक मालिक होता है जो सिंदबाद को हाथियों को तीर कमान से मारने के लिए कहता है। वह यह सब करता है, पर एक दिन वह देखता है कि एक सफ़ेद बड़ा हाथी मुसीबत में है। उसके पैर में एक बड़े कांटे से चोट है। सिंदबाद उसके कांटे को निकालकर उसकी चोट जड़ी बूटी के लेप से ठीक करता है। कुछ समय बाद हाथी ठीक होता है और वह सिंदबाद को अपनी पीठ पर बिठाकर हाथियों के मृत्यु के स्थान पर लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारा बेशकीमती हाथी दांत होता है। अब जब सिंदबाद अपने मालिक को यह हाथी दांत का सारा किस्सा सुनाता है तो वह सिंदबाद से काफ़ी खुश होता है और सिंदबाद को आज़ाद कर देता है और वह सिंदबाद को उस हाथी दांत की जगह से हाथी दांत और अपने पास से बहुत सारा सोना देता है। सिंदबाद ये सारा सामान लेकर बगदाद पहुंचता है, इस बार बिल्कुल सुरक्षित। वहां पहुंचकर वह बादशाह को थोड़ा हाथी दांत और सोना उपहार में देता है। पर बादशाह, जो कि सिंदबाद की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था, उसे ठीक ठाक देखकर खुश होता है और उसे अपने पास से उपहार देकर उसे अपने घर जाने की अनुमति देता है। सिंदबाद अपने सारे साथियों को अभिवादन करके वहाँ से अपने घर, अपने परिवार में वापस चला जाता है और एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन व्यतीत करता है। इस तरह से सिंदबाद की 7वीं और आखिरी यात्रा का समापन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द 7 मिस्टीरियस वॉयजेस ऑफ सिंदबाद। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें।
मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब, स्टोरीज फॉरएवर। और आपकी अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।